विधायी संबंधों के विवादास्पद मुद्दे कौन से हैं? केंद्र राज्य विधायी संबंधों के विवादास्पद मुद्दे कौन से हैं? ऐसे मुद्दे जहां केंद्र और राज्य के बीच में लड़ाई झगड़ा या टकराव होता है या होने की आशंका है। तो सबसे पहला यहीं लिखे हुए हैं यूनियन में, समवर्ती सूची के विषय विवाद का मुद्दा है, क्योंकि दोनों कानून बना सकते हैं लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का चलता है। तो लड़ाई झगड़ा राज्यों को बुरा लगता है कि फिर हमारा जब चलनी नहीं है हमारी तो काहे के लिए हमें दिखावे के लिए शक्ति दी है। अवशिष्ट विषय विवाद का मुद्दा है कि सारे नए मामले आप केंद्र को सौंप देते हो अवशिष्ट के नाम पे। राज्य कहते हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो 47 में तो आपने कर दिया बंटवारा, लेकिन 47 से लेके आज तक 70 साल में जितने नए मामले उठे वो सब केंद्र को सौंपे आपने अवशिष्ट के नाम पे। तो अब तो हो ही नहीं रहा बंटवारा। मतलब जब संविधान बना तब हम ज़्यादा संघात्मक थे, अब धीरे धीरे हम एकात्मक हो रहे, क्योंकि हर नया मामला केंद्र के पास ही जाएगा, अवशिष्ट कहलाएगा। तो और देखें तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन, ये एक विवाद का मुद्दा है। संविधान के बड़े हिस्से में केंद्र सरकार अपनी मर्जी से संशोधन कर सकती है, लेकिन प्रभाव राज्यों पे भी पड़ना है। राज्यों के अलग संविधान तो है नहीं, केंद्र अपनी मर्जी से संशोधन करे। देखिए जम्मू कश्मीर अपवाद था, उसको तक केंद्र ने अपनी मर्जी से हटा दिया। तो फिर समझ सकते हैं हम कि केंद्र की ताकत कितनी है। तो लड़ाई झगड़ा होगा, विवाद होगा। और देखें तो राज्यों के निर्माण और पुनर्गठन को लेकर भी विवाद होता है। नए राज्य बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, केंद्र की राय अलग है, राज्यों की राय अलग है, तो हो जाता है लड़ाई झगड़ा विवाद आपस में। और देखें तो अनुच्छेद 200 तथा 201 के अंतर्गत राज्य सूची के विधेयकों के आरक्षण की जो शक्ति है राज्यपाल की, राज्यपाल उसका दुरुपयोग करते हैं तो वहाँ भी विवाद होता है। और जब केंद्र में कोई और पार्टी, राज्य में कोई और पार्टी हो तो हो जाता है। जैसे बंगाल है, केरल है, वहाँ के राज्यपाल जो विधेयक हैं उन्हें केंद्र के पास भेज दें। लड़ाई झगड़ा है केंद्र से ज़्यादा उन राज्यों का, तो फिर विवाद हो जाएगा। ममता बनर्जी को पसंद नहीं आएगा कि हमारे कानून आप केंद्र के पास क्यों भेज रहे हैं, लेकिन होता है। वर्तमान समय में देखें, अलग से दिखा दें नागरिकता संबंधी कानून, तो ये विवाद चल रहा है, ये अलग से दिखा दीजिए आप। सीए, देखिए विधायी संबंधी है, चूंकि नागरिकता संघ सूची का विषय है, सो केंद्र ने कानून बनाया है। अब राज्य कह रहे हम नहीं मानेंगे। पावर नहीं है राज्यों के पास, लेकिन एक राजनीतिक माहौल इतने पूरे देश में 2-2.5 महीने से एक माहौल तो बन ही गया है नकारात्मक, लड़ाई झगड़ा केंद्र और राज्य का।
तो ये सब विधायी संबंधों के विवादास्पद मुद्दे हैं केंद्र और राज्य के बीच में। मेंस के लिए यही महत्वपूर्ण ज़्यादा होता है, विवादास्पद मुद्दे। बाकी पढ़ना सब है आपको, सामान्य परिस्थिति, विशेष परिस्थिति वो प्री के फैक्ट हो गए। केंद्र पर ज़्यादा ताकतवर कैसे है, विवाद के मुद्दे, ये मेंस के टॉपिक हो गए ज़्यादा। तो ये विधायी संबंध है। इसी तरह से देखें कार्यकारी या प्रशासनिक संबंध। कार्यकारी संबंध या प्रशासनिक संबंध, इसका मतलब है विधि के क्रियान्वयन संबंधी शक्तियों का वितरण कैसे हुआ है। विधि के क्रियान्वयन संबंधी शक्तियों का वितरण कैसे हुआ है। तो सेम सामान्य परिस्थिति और विशेष परिस्थिति। फिर सामान्य परिस्थिति बताएगी कि हम संघात्मक शासन वाले देश हैं और विशेष परिस्थिति बताएगी कि हम एकात्मक शासन वाले देश हैं। सामान्य परिस्थिति में वही 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे हम बात कर रहे कि निर्माण केंद्र करेगा और यहाँ आप देखेंगे कि क्रियान्वयन भी केंद्र को ही करना है। संघ सूची के विषयों पे कानून निर्माण की शक्ति केंद्र को है और कानूनों के क्रियान्वयन की शक्ति भी केंद्र को ही दी गई है। राज्य सूची में भी सेम है। निर्माण राज्यों को करना है और क्रियान्वयन की शक्ति भी राज्यों को दी गई है। अंतर समवर्ती सूची में है
निर्माण दोनों कर सकते हैं। विवाद की स्थिति में प्राथमिकता केंद्र को होगी, लेकिन क्रियान्वयन की शक्ति राज्यों के पास है। तो ये सामान्य परिस्थिति में कार्यकारी संबंध है। संघ सूची पे क्रियान्वयन केंद्र, राज्य सूची पे क्रियान्वयन राज्य, समवर्ती सूची पे क्रियान्वयन राज्य। मतलब फिर हम संघात्मक शासन वाले देश हैं। केंद्र और राज्य के बीच में हमने क्रियान्वयन संबंधी शक्तियों का वितरण किया है। लेकिन विशेष परिस्थितियां, मतलब है यहाँ विशेष परिस्थिति का कि जब राज्य क्रियान्वयन करें तब केंद्र द्वारा उन्हें प्रशासनिक दिशा निर्देशन प्रदान किए जाए। राज्य क्रियान्वयन करें, लेकिन केंद्र उन्हें डायरेक्शन दे, प्रशासनिक दिशा निर्देश दे, मतलब बताए कि क्रियान्वयन कैसे करें। तो फिर देखिए शक्तियां सिमट जाएंगी केंद्र के पास। क्रियान्वयन तो राज्य करेंगे, लेकिन बताएगा केंद्र। तो फिर राज्य के पास कोई पावर बची नहीं, अपनी मर्जी से तो क्रियान्वयन करेंगे नहीं, जैसा केंद्र बताएगा वैसे क्रियान्वयन करेंगे। तो शक्तियां फिर केंद्र के हाथ में हों। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां, आर्टिकल 256, 257, 351, 355, 339 और तीनों तरह का आपातकाल, मतलब 352, 356, 360, ये यहाँ विशेष परिस्थितियां हैं। जब केंद्र राज्यों को प्रशासनिक निर्देशन दे सकता है, शक्तियां फिर सिमट जाती हैं केंद्र के हाथ में। 256 है, केंद्र के कानूनों के प्रति अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है। 257 है कि राज्य अपनी प्रशासनिक शक्ति का ऐसा प्रयोग नहीं करें जिससे केंद्र की प्रशासनिक शक्ति में हस्तक्षेप होता हो। 257 के ही कई पार्ट हैं, 257(1), 257(2), 257(3). एक में लिखा है लोक उपक्रमों की रक्षा के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं, दूसरे में लिखा है रेलवे की रक्षा के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं, तीसरे में लिखा है जो संचार साधन है केंद्र के उनकी सुरक्षा के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। 339 में है अनुसूचित जनजाति के कल्याण विकास के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं।
351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। 355 में है कि राज्य के प्रशासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले, उसके लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। तीनों तरह का आपातकाल, इसमें भी केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो 352 के तहत तो निर्देश, 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तब भी, तब तो राज्य सरकार है ही नहीं तो केंद्र निर्देश देगा। और 360 वित्तीय आपातकाल लगा हो तब भी केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं। हम एकात्मक बन जाते हैं, शक्तियां केंद्र के हाथ में होती हैं, क्रियान्वयन तो राज्य करते हैं, लेकिन बताता केंद्र है कि कैसे क्रियान्वयन करें। यहाँ भी वही दो टॉपिक की पलड़ा भारी केंद्र का कैसे है, केंद्र ज़्यादा ताकतवर कैसे है और विवाद के मुद्दे कौन से हैं। लेकिन एक टॉपिक यहाँ एक्स्ट्रा है, केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक समन्वय के साधन कौन से हैं। इसी को हम सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा देते हैं। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग और समन्वय की स्थापना। कल हम बात कर रहे थे कैसे होगी सहयोग और समन्वय की स्थापना। प्रशासनिक समन्वय के साधन कौन से हैं। चार तरह के साधन हैं। एक, संवैधानिक साधन। दो, सांविधिक या वैधानिक साधन। तीन, गैर संवैधानिक साधन। और चार, विभिन्न तरह के सम्मेलन। इन चार तरह के साधनों का प्रयोग किया जाता है केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक समन्वय की स्थापना के लिए। संवैधानिक साधन, सांविधिक या वैधानिक साधन, गैर संवैधानिक साधन और विभिन्न तरह के सम्मेलन। इन चार तरह के साधनों का प्रयोग होता है। संवैधानिक साधन मतलब जिनका उल्लेख संविधान में हो। तो कई ऐसे साधन हैं जैसे राज्यपाल है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जीएसटी काउंसिल है, वित्त आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है। कई ऐसे साधन हैं जिनका संविधान में उल्लेख है और जो केंद्र तथा राज्य के बीच में प्रशासनिक समन्वय के साधन हैं। राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवाएं, जीएसटी काउंसिल, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, सबका संविधान में उल्लेख है।
ये सब केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय का काम करते हैं। सांविधिक या वैधानिक ऐसे साधन जिनका संविधान में उल्लेख तो नहीं हो, लेकिन संसद के कानून के तहत जिनकी स्थापना हुई हो, तो जैसे क्षेत्रीय परिषदें या रीजनल काउंसिल्स इस कैटेगरी में आती हैं। क्षेत्रीय परिषदें या रीजनल काउंसिल सांविधिक या वैधानिक साधन है, संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद के अधिनियम के तहत इनकी स्थापना की गई है। ये केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय करती हैं। गैर संवैधानिक मतलब ना संविधान में उल्लेख हो, ना संसद के किसी कानून में, बल्कि केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी से स्थापना की हो, तो जैसे नीति आयोग। पहले योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद थी, अब नीति आयोग है। ये गैर संवैधानिक है, ना संविधान में उल्लेख है, ना संसद के किसी कानून के तहत स्थापना हुई है, बल्कि केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी अपने फैसले से इसकी स्थापना की है, तो नीति आयोग। गैर संवैधानिक गैर वैधानिक साधन कहलाता है। और विभिन्न तरह के सम्मेलन हैं, तो जैसे राज्यपालों के सम्मेलन होते हैं, मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन होते हैं, गृह मंत्रियों के सम्मेलन होते हैं, ये सब भी केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय के साधन हैं। कल हम बात कर रहे थे दो सरकारें, दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन, लेकिन दोनों मिलजुल कर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इतने सारे साधन हमारे देश में अपनाते हैं हम कि दोनों मिलजुल कर अपना काम करें, आपस में सहयोग सामंजस्य रहे और काम हो। यहाँ भी यूनियन है हम, मतलब राज्यों की तुलना में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। कैसे? तो फिर सारी विशेष परिस्थितियां, हम बात कर रहे हैं कि विशेष परिस्थितियां एकात्मक बनाती हैं, यूनियन तो होना ही है। तो विशेष परिस्थितियों में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली, उसके अलावा देखें आप तो राज्यपाल में केंद्र ज़्यादा ताकतवर है, पढ़ेंगे आगे। अनुच्छेद 356 में केंद्र ज़्यादा ताकतवर है, सब अभी आगे पढ़ी जानी है चीज़ें। अखिल भारतीय सेवाएं फर्स्ट पेपर में हमने पढ़ा कि कैसे केंद्र तक ताकतवर होता है, केंद्र नियुक्ति करता है, हटाता केंद्र है। और एक टॉपिक आगे पढ़ेंगे, केंद्रीय
अर्धसैनिक बल या पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसमें भी केंद्र ताकतवर होता है। राज्यों में कानून व्यवस्था के रखरखाव के लिए केंद्र द्वारा राज्यों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाती है। कई राज्य पसंद नहीं करते इस बात को, उन्हें लगता है कि उनके कामों में हस्तक्षेप कर रही है केंद्र सरकार, तो केंद्र और राज्य के बीच में विवाद भी होता है, केंद्र ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। यही सब विवाद के मुद्दे भी हैं। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के विवादास्पद मुद्दों में भी यही सारा कॉपी कीजिए आप। राज्यपाल सबसे ज़्यादा विवादास्पद है हमारे देश में। अनुच्छेद 356 विवादास्पद। देखिए महाराष्ट्र में अभी लगा था, कितना विवाद हुआ। राज्यपाल हो ही रहे विवाद, केरल हो बंगाल हो। अखिल भारतीय सेवाएं फिर विवाद होता है। भी देखिए मध्य प्रदेश में निधि निवेदिता जिन्होंने थप्पड़ मार दिया एक एसआई को, कि किसको, केंद्र राज्य के बीच में विवाद का बड़ा कारण है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल विवाद का कारण है। तो यही सब विवाद के कारण भी हैं केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंधों में। और तीसरा देखेंगे वित्तीय संबंध।